दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। साल का अंतिम महीना है, दिसंबर का महीना है। इस महीने की जो 6 दिसंबर की तारीख होती, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। इसलिए नहीं कि इस दिन एक विवादित ढांचा अयोध्या में ढाया गया था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों के पक्ष में फैसला दिया हो मंदिर निर्माण का, लेकिन ये माना कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में उस ढांचे को, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, ढाए जाने का काम गलत था। तो ये एक उसकी स्मृति तो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन वो एक विडम्बनापूर्ण स्मृति है। मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं जिक्र कर रहा हूँ 6 दिसंबर की जो तिथि का जो महत्व है, जो उसकी जो एक जो उसकी विशिष्टता है, वो है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इसी दिन परिनिर्वाण दिवस हुआ था। तो अभी तो आज दिसंबर का पहला दिन है। अभी इसमें 5 दिन बाद आएगा 6 दिसंबर। लेकिन आज ही के दिन प्रदेश के सारे प्रमुख अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी एक पाती प्रकाशित कराई नागरिकों के नाम पर, जो ध्यान खींचती है। वो इसी 6 दिसंबर को, जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस होने वाला है, उसके सिलसिले में ये पाती अग्रिम प्रकाशित करा दी गई है। इसका जो उल्लेख किया गया है, ये अटपटापन न लगे कि आप 6 दिसंबर के दिन ही आप इसको प्रकाशित कराते, आज क्यों प्रकाशित करा दी गई। तो उसका एक औचित्य बताने के लिए इस पाती की शुरुआत तो ये क्या की गई है कि मुख्यमंत्री इस बात पर प्रसन्नता जताना चाहते कि यूनेस्को के मुख्यालय में भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो योगी जी ने शुरुआत यहाँ से की है अपनी पाती की, और ये जताया कि इस पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने ये पाती लिखी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस पाती में उन्होंने जिसका आगे चल के जिस बात का जिक्र किया है, जिसके लिए वो बाबा साहब का जिसके लिए उन्होंने इस पाती को जारी करने की आवश्यकता समझी, तो वो उसकी आगे की पंक्तियों में वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो कहते हैं, यह विश्व समुदाय की ओर से उस युगांतरकारी महापुरुष की पुण्य स्मृति को नमन है, जिन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भारतीय चिंतन को संविधान के माध्यम से अंगीकृत कराया। अब ये भारतीय चिंतन है या नहीं, ये जो बातें उन्होंने जिन मूल्यों का जिक्र किया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, इस पर तो बहस हो सकती है। और बाबा साहब अम्बेडकर कितने तथाकथित भारतीय चिंतन से प्रेरित थे, ये भी एक उसका शोध का विषय, एक अलग से चर्चा का विषय है। एक तरह से जो सुप्रसिद्ध जो अभी हिंदी के समालोचक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, डॉक्टर नंबर सिंह, उन्होंने एक कृति की है, और उसमें वो एक दूसरी परंपरा की खोज की जिक्र करते। भारत की जो तथाकथित भारतीय चिंतन है, पर भारतीय परंपरा में उसकी दो अलग अलग धाराएं हैं, दो समानांतर धाराएं। तो इसलिए उन्होंने दूसरी धारा का जिक्र किया, और उनके जो डॉक्टर नामवर सिंह के जो वो थे, गुरु थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो भी मानते थे कि एक दूसरी धारा है, और उन्होंने पूरे भारतीय वाङ्मय को उस दूसरी धारा के अनुरूप उन्होंने व्याख्यात किया है। वो अलग किस्म की एक व्याख्या है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जो मुख्य धारा कही जाती है, जो संस्कृति के नाम पे जिसको ये बताया जाता है कि
ये भारतीय संस्कृति है, और जिसके नाम पर तमाम सारी विकृतियाँ परंपरा के रूप में भारतीय समाज में कायम रहीं, जिनमें भेदभाव है, जिनमें अस्पृश्यता है, जिनमें कदम कदम पर मानव के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की दुष्टता जिसमें निहित है। और ये तो इसे विकृति ही कहा जाएगा, इस ढंग की जो एक जो को विचार है, लेकिन उन्हें भी एक संस्कृति के तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसकी एक वानगी ये भी है कि एक पता चला कि एक बुजुर्ग 80 साल का बैठा है और वो शूद्र या अस्पृश्य जाति का है, और अब तो कोई अस्पृश्यता रह ही नहीं गई। वो जो पहले अस्पृश्यता की कोटि में जो समुदाय रखे गए थे उस कोटि का है, तो अस्पृश्यता मिट चुकी है। तब भी बात यह है कि जानबूझकर लोग आएंगे, उससे बहुत कम उम्र के युवक का, हो सकता है जिसकी उम्र 20 साल ही हो, पता चला कि कुछ लोग आएंगे और उस युवक का उस बुजुर्ग के सामने, बुजुर्ग भी क्या, बुजुर्ग भी सीनियर में भी मतलब बहुत अत्यधिक सीनियर सिटीजन, जिसकी उम्र हमने कहा 70 और 80 वर्ष के बीच में, वो बैठा हुआ है। उसका अपराध केवल इतना है कि वो शूद्र या अस्पृश्य जाति में से आता है। तो लोग आएंगे और लोग 20 वर्ष का और 30 वर्ष के युवक का पैर छुएंगे और उसके सामने उसके केवल हाथ जोड़ेंगे, उसको पैर नहीं छुएंगे, ताकि उसको एक ये एहसास कराया जा सके उस बुजुर्ग को कि आपने भले ही व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध न किया हो, लेकिन और आपके ये बस में भी ना रहा हो कि आप किस जाति में जन्म लें, लेकिन आपने अगर इन समुदायों में जन्म लिया है तो आप अपने आप में आप एक गुनहगार हैं। आप अपने आप में आप अपने आप को ये माने कि आप अपवित्र कोटि के मनुष्य हैं, इसलिए आपको वो सम्मान नहीं दिया जा सकता, आपकी चरण स्पर्श नहीं किया जा सकता। आपके आशीर्वाद से आप भले ही बुजुर्ग बने रहे, लेकिन आपके आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं है। और वो उसकी उम्र कितनी भी वर्ष की ना हो, और वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और वो उसके आचरण भी कितने भी गर्हित क्यों ना हो, लेकिन वो एक खास जाति में जन्म लिया है, तो उसके अंदर ये उसके चरणों के स्पर्श करने से हमें एक बहुत आशीर्वाद की एक बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है। तो ये कितनी बारीक चोट है किसी के आत्मसम्मान को कुंठित करने की, किसी के आत्मसम्मान को चोटिल करने की कितनी कुंठित है। और भाई ये भारतीय समाज में हर क्षण होता है, हर दिन होता है, और हर समय और ये हर जगह होता है, और बहुतायत आबादी के साथ में होता है। और इसलिए इसका ये जान के होता है कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुतायत आबादी पर कितना बुरा पड़ता है। उसकी क्षमता का जो लाभ समाज को मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उसकी क्षमताएं इससे प्रभावित होती हैं, इस ढंग के प्रकारांतर से, चेतन या अचेतन रूप से जो अपमान होता है, उसका जो तिरस्कार होता है इसके माध्यम से। लेकिन इसे भी कहा गया कि ये हमारी संस्कृति है, हम जो पैर छूना हमारी संस्कृति है, ऊपर पैर छूना शर्तों के साथ में है, पैर छूना का एक दायरा है, एक प्रतिबंधित है। तो ये ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको एक सांस्कृतिक आवरण में, एक सुनहरे सांस्कृतिक आवरण में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनके पीछे उस सुनहरे सांस्कृतिक आवरण के नीचे एक जो है एक बड़ा घिनौना विशालापन छुपा रहता है। और एक तरफ वो है कि इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भले ही वो उससे भारतीय संस्कृति से दूर नहीं गए, लेकिन भारतीय संस्कृति की दूसरी धारा है जिसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर नामवर सिंह उल्लेख करते दूसरी परंपरा की खोज के नाम से। तो वो जो दूसरी परंपरा है जो बुद्ध की परंपरा है, और इसी तरीके से जो अन्य भारतीय मानवतावादी चिंतक है उनकी जो परंपरा है, जो कबीर की परंपरा है, जो संत रविदास की परंपरा है, एक परंपरा वो है। तो वो उस आखिरी में उन्होंने
अपने आप को भारतीयता से जोड़े रखने के लिए उन्होंने अपने आप को भारतीय संस्कृति से तो जोड़ा, लेकिन उस संस्कृति से नहीं जो उसको कहा तो संस्कृति जाता है, लेकिन जो विकृति है इस संस्कृति से जोड़ा। और जब ये कहा जाता है कि संविधान की रचना किसने की, भारत के संविधान की, तो अब तो एक BN राव पैदा हो गए, मतलब डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को नकारने के लिए और तमाम तारीफों को कि वो क्या डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा, वो तो केवल एक ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, वो तो पूरा भारतीय संघ अधिनियम था, वो तो दूसरे लोगों ने उस संविधान को रचा है। और जब ये आरोप लगा दिया जाता है कि नहीं ये मौजूदा सरकार इस संविधान को बदलना चाहती, तो फिर ये सरकार बचाव में आ जाती कि नहीं हम क्यों बदलना चाहते। अरे इसमें तो इतने 100 से ऊपर संशोधन तो कांग्रेस ने कराए, उसने ही इसको बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो तमाम सारी एक भ्रम पैदा हो जाता है। वो भ्रम क्या है कि संविधान कोई नियमों का संग्रह नहीं है। आप आज हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली की बात है, कल को ये राष्ट्रपति प्रधान प्रणाली की बात भी की जा सकती है। एक नियम का बदलना होगा, वो चाहे एक सांसदों द्वारा चुनाव हुआ, लोकसभा सदस्यों जो द्वारा चुनाव हुए, प्रधानमंत्री के माध्यम से वो व्यवस्था संचालित हो और चाहे जो है राष्ट्रपति के माध्यम से संचालित हुई हो, राष्ट्रपति के माध्यम से संचालित की जाने लगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। संविधान ये नहीं है। संविधान में जो मोटा पुलंदा है दुनिया का, जो सबसे बड़ा संविधान कहा जा रहा है, उसके नियम तो परिस्थितियाँ बदलती हैं तो वो नियम तो बदले जा सकते हैं, लेकिन संविधान में वो क्या है संविधान का, कि वो मूल तत्व क्या है, जिनको जो है जिन पर संविधान की पूरी जो संविधान की बुनियाद है, पूरे संविधान की इमारत खड़ी हुई, जिससे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये समझाने की जरूरत है कि आप संस्कृति के नाम पे जो कर रहे हैं वो आप उस मूल आत्मा को बदलना चाहते, उस समानता की मूल आत्मा को बदलना चाहते, उस समानता को संभव बनाने के लिए जो अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर ने कराए, जो समता को संभव बनाने के लिए जो विशेष अवसर के सिद्धांत को जिसकी व्यक्ति आरक्षण के प्रावधानों के माध्यम से हुई है, उसको आप ख़त्म करना चाहते। आप जन्मना किसी को श्रेष्ठ समझने का और किसी को जन्मनाहीन समझने का इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। आप जाति के आधार पर कुछ लोगों को सारे अपराधों से मुक्त करने की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। ये संविधान में ये बदलाव नहीं होने दिए जाएंगे। इस बदलाव को संविधान में जब ये कहा जाता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ये संविधान को बदलना चाहती, तो उसका आशय ये होता है कि समानता के, स्वतंत्रता के और न्याय की जो मूल तत्व के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया है, ये है संविधान की आत्मा। इसका मतलब होता है ये बदलना चाहते हैं। ये जो तत्व जोड़े गए, ये किनकी वजह से जोड़े गए? ये जोड़े गए बाबा साहब की वजह से। इसीलिए ये कहा गया कि ये संविधान, इसलिए बाबा साहब को ही संविधान का मुख्य रचयिता माना जा सकता। कोई BN राय की मंशा, अगर BN राय के अगर हवाले कर दिया जाता, अगर BN राव ने अगर संविधान लिखा होता, तो BN राव अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रावधानों को या अस्पृश्यता उन्मूलन पे कठोर दंड का प्रावधान क्यों कराते? वो अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न के अधिनियम क्यों लागू कराते? वो क्यों जो है आरक्षण की व्यवस्था को लागू कराते? वो तो नहीं लागू करा सकते थे। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक तरह से बहुत चालाकी के साथ में इस बात को ये डाइवर्ट कर जाती थी। ये मूल मुद्दे की बात नहीं आना चाहती थी कि जब लोग कहते हैं कि संविधान को नहीं बदलने देंगे, जब राहुल गांधी ने ये कहा, जब विपक्ष ने ये कहते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में मोर्चा संभाला था और लोगों ने अनुभव किया था, लोग भी ये समझ गए थे, लोग भी उनकी विपक्ष की बातों का मर्म समझ गए थे। और विपक्ष की बातों का क्या मर्म समझ गए थे? विपक्ष के पहले भारतीय जनता पार्टी के आचरण से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रोपोगंडा को
फैलाने का काम कर रही, उससे लोगों की समझ में उसका ये आशय ये आ गया था कि वो संस्कृति के नाम पर वो इनको समता के सिद्धांत को, जो संविधान में निहित है, जो संविधान में वर्णित है, न्याय के सिद्धांत को, बंधुत्व के सिद्धांत को, इसको जो है इसको खंडित करना चाहती। वो कहती कि नहीं, भारत के हर नागरिकों में कोई बंधुता तो आ ही नहीं सकती। एक तरफ तो वो लोग हैं जो पापी हैं, जिनका छूना, जिनको पद देना, जिनको संपत्ति का अधिकारी बनाना, ये भी गलत है। और एक वो है जो बिना कुछ किए हुए, जो सारे दुनिया की गलत काम करते हुए सबसे ज़्यादा पवित्र बने रहेंगे, सबसे ज़्यादा सम्मान के अधिकारी उन्हें माना जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो है वो अधिकार उनके पास में होंगे, बाकी सारी अधिकार विहीन रहेंगे। तो ये जो मर्म था, ये जो अंतर्निहित जो ये आशय था, इस आशय को लोगों ने समझा। इसलिए लोगों ने अब की बार ऐसी वोटिंग की जिससे आप संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करने की स्थिति ना आ पाए। लेकिन इस मामले में ये मुद्दे बड़े नाजुक मुद्दे होते, ये इनके कटुता फैलाकर इन मुद्दों का जो सकारात्मक उद्देश्य है, उस सकारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बात कुल मिलाकर ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उस मनुष्यता का विकास हो, और वो भी ये समझ सके कि संविधान को न बदलने के पीछे, संविधान को अडग न रखने के पीछे कौन से तत्व हैं जिनको अडग रखने की बात लोग कहना चाहते हैं। लोग उन चीज़ों को अडग बनाए रखने के लिए संघर्ष को तत्पर होते। वो क्या चीज़ें हैं? तो अब इस मामले में मैं साधुवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि आज उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि किसी और की समझ में आया हो या ना आया हो, योगी आदित्यनाथ की समझ में अब जरूर ये आ गया है। हालांकि उन्होंने भी आरक्षण की बहुत चोरी अपने शुरू में कराई, लेकिन हो सकता है कि उस समय चेतना को स्पष्ट करने, अनुभव से चेतना निखरती है। पहले वो एक रूढ़िगत चेतना के शिकार थे, उनकी चेतना, वो ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे अवसर नहीं मिल पाए थे जिससे उनकी चेतना निखर पाती। उनकी चेतना में जो तमाम सारी जो तमाम भ्रम का कुहासे में घिरी हुई उनकी चेतनाएँ, वो भ्रम की कुहासे छट पाती। ये पहले नहीं था, पहले उनको इतना अनुभव नहीं था, लेकिन आज महसूस हुआ उनकी बातों के माध्यम से कि अब उनके दिमाग के कई जो दिमागी कोनों में जो तमाम सारे जो कुहासा व्याप्त था, वो क्या कुहासा अब उनका लगातार छटता जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने ये एक बहुत ही सामयिक कदम उठाया है, और उसमें उन्होंने उसके लिए एक तरह से व्याकुलता दिखाई। इसीलिए उन्होंने 6 दिसंबर का इंतजार नहीं किया, 8 दिसंबर के पहले दिन की शुरुआत में ही उन्होंने उस पाती को जारी करने का काम किया है। और उस पाती में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो उसके कहने का आशय ये होता है कि भारतीय संविधान में जो आत्मा डालने का, जो नियमों के संग्रह की बेजान किताब में जो आत्मा डालने का काम किया है, तो वो आत्मा क्या है? वो आत्मा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, उनको जो उन्होंने अंगीकृत कराने का काम किया है। तो इसलिए जिस काम को कराने की वजह से इसका श्रेय एकमात्र उन्हीं को भारतीय संविधान का रचयिता कहा जाएगा। और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, हाल ही में संविधान दिवस मनाया गया, तो नागरिकों ने भी, वैसे तो मंत्री और वही लोग सांसद और विधायक की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान दिवस पर तो आम नागरिकों ने भी संविधान की रक्षा की शपथ ली। तो संविधान की रक्षा की शपथ लेने का मतलब है कि इन न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता के सिद्धांतों के प्रति वो यहाँ का हर प्रत्येक नागरिक न केवल निष्ठावान रहेगा, बल्कि इन सिद्धांतों को और ज़्यादा
मजबूत करने का काम करेगा। तो आज के अपनी इस पार्टी के माध्यम से इस चीज़ को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ज़्यादा परिपुष्ट किया है। तो इसलिए इस पार्टी को जारी करने के लिए योगी आदित्यनाथ को हम तो आए दिन, तो वैसे तो हमारा काम है कि सत्ता की समालोचना करते रहना, लेकिन आज हम समालोचना नहीं करेंगे, आज हम उनको साधुवाद देने का काम करेंगे। क्योंकि जब अच्छा काम सरकार के माध्यम से हो तो हमेशा उसको ताड़ना नहीं दी जानी चाहिए, उसको प्रोत्साहित भी की जानी चाहिए, उसकी सराहना भी कभी कभी जरूरी रहती है। तो आज इस बिंदु पर, आज इस पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ की इस पार्टी के लिए हम योगी आदित्यनाथ की सराहना करते, साधुवाद देते हैं, उनको साधुवाद देते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।